थर्मोडायनामिक्स के और क्वेश्चन रिवाइज करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपको गिवन है दैट अ गैस एक्सपेंड्स इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2, द प्रोसेस बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय P इक्वल टू A अपॉन V प्लस B, वेयर A एंड B आर कॉन्स्टेंट। यू हैव टू फाइंड द वर्क डन इन द प्रोसेस। जो आपको प्रोसेस दिए इसका वर्क डन निकालना है। तो देखो तुम क्या बोलोगे, वर्क डन जो होता है कितना होता है वर्क डन, इंटीग्रल P dV। वर्क डन कितना होगा, इंटीग्रल P dV। इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है V1, फाइनल वॉल्यूम कितना गिवन है V2। प्रेशर इज गिवन है A बाई V प्लस B। dV को हम इंटीग्रेट करेंगे, बताओ इसको क्या लिखोगे, दिस विल बी इंटीग्रल ऑफ A बाई V dV प्लस इंटीग्रल ऑफ B dV फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ V1 टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ V2, फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ V1 टू फाइनल वॉल्यूम ऑफ V2। 1 बाई V का इंटीग्रल कितना आता है, नेचुरल लॉग ऑफ V। लॉग नहीं, क्या बोलोगे, नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग या ln V, ठीक है। तो क्या बोलोगे आप इसको, A ln V के लिमिट कहाँ से कहाँ तक की डालोगे, V1 से लेके V2 तक, प्लस B dV का इंटीग्रल कितना आएगा, B तो कांस्टेंट है, वो तो आपका इंटीग्रल साइन से बाहर आ गया। इंटीग्रल किसका करोगे, dV का इंटीग्रल कितना आएगा V, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम V1 टू V2। सो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर पुटिंग द लिमिट ओवर हेयर एंड ओवर हेयर। तो बताओ तुम्हारे पास आंसर कितना आएगा, A ln V2 माइनस ln V1 प्लस B V2 माइनस V1, विच कैन बी रिटन एज A ln V2 अपॉन V1 प्लस B टाइम्स V2 माइनस V1। दिस इज द नेक्स्ट वर्क डन इन द प्रोसेस। समझ में आया, हमें प्रोसेस का वर्क डन मिल गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट यू हैव टू फाइंड द मिनिमम अटेनेबल प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इन अ प्रोसेस T इज इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर, वेयर T नॉट एंड अल्फा आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स and capital V is the volume of the 1 mole of gas. Then you have to draw the approximate P versus V plot of this process. हमें PV कर्व इसका निकालना है, ठीक है। बताओ कैसे निकालेंगे। इसमें आपको इनिशियल टेम्परेचर दिए, क्या दिए, इनिशियल टेम्परेचर विच इज गिवन एज T इज इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर। T इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा V स्क्वायर आपको गिवन है, ठीक है। देन फर्स्टली अगर हम देखें यहाँ पे, तो बाय यूजिंग द इक्वेशन फॉर आइडियल गैस, जो कि तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है कि जो गैस है वो क्या है, आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल टू NRT। आइडियल गैस इक्वेशन क्या बोलती है, PV इज इक्वल टू NRT। तो यहाँ से वॉल्यूम V को क्या लिख सकते हो, NRT बाई P। वॉल्यूम की इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, टेम्परेचर T इज इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा टाइम्स वॉल्यूम का स्क्वायर, मतलब NRT बाई पी का होल स्क्वायर, NRT बाई पी का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1, तो N की वैल्यू कितनी होगी 1। सो आफ्टर सॉल्विंग यू विल गेट टेम्परेचर T इज इक्वल टू T नॉट प्लस अल्फा R स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर, ठीक है। तो प्रेशर को अगर मैं टेम्परेचर की टर्म्स में लिखूँ, सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, T माइनस T नॉट इज इक्वल टू अल्फा R स्क्वायर P square upon P square, from where you will write that the pressure P is equal to root alpha into RT, root alpha into RT divided by root of T minus T naught, divided by root of T minus T naught। समझ में आया। ये प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख लिया, प्रेशर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिख लिया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो। सबसे पहले तो यहाँ से अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dP बाई dt कितना आएगा, dP बाई dt। यहाँ पे अगर देखोगे तो टेम्परेचर तुम्हारा न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। टेम्परेचर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में गिवन है। सो वी विल यूज द आइडेंटिटी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ d ऑफ u बाई v, जो होता कितने, डिनोमिनेटर को कांस्टेंट रखो, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट लो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन टूल होता है, क्वेश्चन टूल ऑफ डिफरेंशिएशन। सो फ्रॉम हियर यू विल से दैट द वैल्यू ऑफ dP बाई dt, dP बाई dt की वैल्यू बताओ कितनी आएगी, dP बाई dt विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T माइनस T नॉट
ये तो डिनोमिनेटर आया, न्यूमरेटर में क्या है, रूट अल्फा इज ऑलरेडी कांस्टेंट और आर टी का डेरिवेटिव कितना आएगा आर, माइनस न्यूमरेटर को कांस्टेंट रखो तो रूट अल्फा आर टी, और डिनोमिनेटर का अगर डेरिवेटिव लोगे तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव कितना आएगा तुम्हारे पास 1/2 रूट ऑफ टी माइनस टी नॉट, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी नॉट का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे पास आएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है। इसको अगर मैं ज़ीरो से इक्वेट करूँ, अगर मैं इसको ज़ीरो से इक्वेट करूँगा तो क्या होगा, मुझे मिलेगा मिनिमम प्रेशर या मैक्सिमम प्रेशर। जब मैं डी बाई डी को अगर ज़ीरो से इक्वेट करूँगा तो मुझे मैक्सिमम या मिनिमम की कंडीशन मिलेगी। तो मिनिमम प्रेशर कितना मिलेगा आपको, मिनिमम प्रेशर के लिए हम क्या करेंगे, डी पी बाई डी टी को ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। जब आप इसको ज़ीरो से इक्वेट करके सॉल्व करोगे तो तुम्हें टेम्परेचर जो मिलेगा टी, वो मिलेगा 2 टी नॉट के बराबर। टेम्परेचर टी कितना मिलेगा 2 टी नॉट, मतलब जब आपके गैस का टेम्परेचर टी हो जाएगा, देखिए वैल्यू कितनी होगी 2 टी नॉट, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर जो होगा वो प्रेशर क्या होगा, मिनिमम प्रेशर कितना होगा, मिनिमम। अगर उस मिनिमम प्रेशर की वैल्यू तुम्हें निकालनी है तो तुम क्या करोगे, इस वाले टेम्परेचर की वैल्यू को इस वाले इक्वेशन में पुट करोगे, तो वहाँ से जो तुम्हें मिनिमम प्रेशर जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, देखो पी मिनिमम विल कम आउट टू बी रूट अल्फा आर टी, और टी नॉट से अगर सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, ये अपॉन, हाँ सॉरी, इधर हम टी की जगह क्या लिखेंगे, इंटू 2 टी नॉट, और डिनोमिनेटर में कितना आएगा रूट टी नॉट। सो द मिनिमम प्रेशर पी मिनिमम विल कम आउट टू बी 2r रूट ऑफ अल्फा टी नॉट। ये मिल जाएगा तुम्हें मिनिमम प्रेशर, समझ में आया, तुम्हें मिनिमम प्रेशर भी मिल गया। सिमिलरली जो तुम्हारे पास टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन जो आया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम का जो रिलेशन था, इसको भी अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे तो तुम्हें वो वाला पॉइंट मिल जाएगा जहाँ पर तुम्हारा वॉल्यूम मिनिमम होगा। अब तुम्हें पी वर्सेस वी प्लॉट निकालना है, पी वर्सेस वी प्लॉट, तो अगर तुम पी वर्सेस वी के लिए कौन सी इक्वेशन देख सकते हो, या तो इधर से एक काम और कर सकते हो, जो तुम्हारा टेम्परेचर है उसको इस वाले रिलेशन में पुट करो, टेम्परेचर को इस वाले रिलेशन में पुट करोगे तो प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन आएगा, क्वाड्रेटिक, प्रेशर और वॉल्यूम में क्वाड्रेटिक रिलेशन आएगा, तो तुम्हारा कर्व कैसा बनेगा, पैराबोला। कर्व कैसा बनेगा, पैराबोला। तो अगर मैं पी वर्सेस वी का अगर कर्व अगर ड्रॉ करूँ, पी वर्सेस वी का अगर मैं कर्व ड्रॉ करूँ, तो ऑन एक्स एक्सिस आई एम प्लॉटिंग बाय वॉल्यूम, ऑन द वाई एक्सिस आई एम प्लॉटिंग बाय प्रेशर, सो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम कर्व विल बी अ पैराबोला, ठीक है। जहाँ पे पैराबोला का एपेक्स या जो पैराबोला का वर्टेक्स जो है सबसे लोएस्ट पॉइंट, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर जो होगा वो कौन सा प्रेशर होगा, पी मिनिमम, जो कितना आएगा, दिस पॉइंट विल बी पी मिनिमम विच विल बी इक्वल टू 2r अंडर रूट ऑफ अल्फा टी नॉट, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम जो आपका मिलेगा प्रेशर की, इस वाली वैल्यू को हम अपने वॉल्यूम की टर्म्स में अगर पुट कर दें, प्रेशर की वैल्यू को अगर हम वॉल्यूम में पुट करेंगे तो आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वॉल्यूम जो मिलेगा वो मिलेगा अंडर रूट ऑफ टी नॉट अपॉन अल्फा, अंडर रूट ऑफ टी नॉट अपॉन अल्फा। समझ में आया। सो दिस इज योर अप्रॉक्सीमेट पी वी कर्व फॉर द गिवन प्रोसेस, ठीक है। आगे देखो थर्ड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, दैट अ सिस्टम इज टेकन फ्रॉम एन इनिशियल स्टेट I to a final state F as shown in the figure when it goes from I to F via IAF। पहले तो इसमें कौन सा बात चला, I से A की तरफ और उसके बाद A से F की तरफ। जो इसमें पहला जो प्रोसेस चला है वो चला है I से A की तरफ और फिर A से F की तरफ। सो इस प्रोसेस में Q कितना मिला 70 कैलोरी और वर्क डन कितना हुआ है 40 कैलोरी। एंड अलॉन्ग द पाथ IBF, दूसरा पाथ जो है वो कौन सा है IBF, जो मैंने पिंक कलर से अब शो किया है। अलॉन्ग दिस पाथ द Q इज 40 कैलोरी। देन व्हाट इज द W अलॉन्ग द पाथ IBF। सबसे पहले तो अगर मैं अपने प्रोसेस IAF की अगर मैं बात करूं, सो फॉर प्रोसेस IAF फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आई विल से
डेल्टा क्यू शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ठीक है, जहाँ पे डेल्टा यू कितना होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, क्योंकि change in internal energy is a path function, is not a path function, it is a point function only, so it will only depend upon the initial and the final state. initial state कौन सी है, point I, final state कौन सी है, f, तो हमारे डेल्टा यू में क्या लिखेंगे, u फाइनल माइनस u इनिशियल। डेल्टा क्यू आपको कितना गिवन है, 70 कैलोरी, सो वैल्यूज पुट करो, 70 शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू, या डेल्टा यू की जगह हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिख लेते हैं यू एफ माइनस यू आई, और वर्क डन कितना हुआ है 40 का, सो यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 30 कैलोरी, यू एफ माइनस यू आई की वैल्यू कितनी मिलेगी, 30 कैलोरी। अच्छा आगे देखो, फॉर प्रोसेस, अब दूसरा प्रोसेस कौन सा है, आई बी एफ, इस वाले प्रोसेस के लिए अगर मैं बात करूँ तो क्यू आई बी एफ शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू आई बी एफ प्लस वर्क डन इन आई बी एफ। फॉर द प्रोसेस आई बी एफ डेल्टा यू इज अगेन इक्वल टू दिस वैल्यू ओनली, और हमें क्यू पता है कितना है 40 कैलोरी, तो वैल्यूज पुट करो, 40 इज इक्वल टू यू एफ माइनस यू आई प्लस वर्क डन अलॉन्ग आई बी एफ। सो यहाँ से आपको वर्क डन कितना मिलेगा, वर्क डन आई बी एफ विल बी इक्वल टू 40 माइनस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, वेयर द वैल्यू ऑफ यू फाइनल माइनस यू इनिशियल इज 30 कैलोरी, सो इट विल बी 40 माइनस 30, तो वर्क डन कितना आएगा 10 कैलोरीज का, वर्क डन कितना आएगा 10 कैलोरी का, विच इज द आंसर टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। नाउ इन द सेकेंड पार्ट यू हैव बीन आस्क्ड दैट इफ W इज इक्वल टू 15 कैलोरी फॉर द कर्व पाथ एफ आई। अब जो हमारा तीसरा पाथ है वो कौन सा है, F से I की तरफ, ठीक है, सो F से I वाले पाथ के लिए डेल्टा U क्या होगा, यू आई माइनस यू एफ, डेल्टा U कितना होगा, यू आई माइनस यू एफ, तो उसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, फॉर द प्रोसेस एफ आई डेल्टा क्यू एफ आई शुड बी इक्वल टू डेल्टा यू एफ आई प्लस वर्क डन अलॉन्ग एफ आई पाथ। डेल्टा यू एफ आई का मतलब क्या होगा, फाइनल पोजीशन विच इज यू आई एंड द इनिशियल पोजीशन विच इज यू एफ, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, नेगेटिव ऑफ यू एफ माइनस यू आई, जिसकी वैल्यू कितनी है, इधर से अगर देखोगे तो वैल्यू कितनी है, आप लिखोगे माइनस 30 कैलोरी, माइनस 30 कैलोरी, वर्क डन अलॉन्ग एफ आई पाथ इज ऑलरेडी गिवन है माइनस 15 कैलोरी, माइनस 15 कैलोरी, सो द हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग द पाथ एफ आई डेल्टा क्यू एफ आई विल बी इक्वल टू माइनस 30 माइनस 15 विच विल बी इक्वल टू माइनस 45 कैलोरी, कितना आएगा, माइनस 45 कैलोरी। ये आ गया आपके बी पार्ट का आंसर, ठीक है। सी पार्ट में क्या बोला, इफ इंटरनल एनर्जी एट आई इज इक्वल टू 20 कैलोरी व्हाट इज यू एफ, व्हाट इज यू एफ, देखो यहाँ से तुम्हें यू एफ माइनस यू आई पता है कितना है, 30 कैलोरी, यू एफ माइनस यू आई कितना पता है तुम्हें, 30 कैलोरी, सो यहाँ से देखो तुम क्या बोलोगे, यू एफ यू आई की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, 20 कैलोरी, सो यू एफ माइनस 20 इज इक्वल टू हाउ मच, 30, so the internal energy at the point F will be equal to how much, 50 कैलोरी, कितना आएगा 50 कैलोरी, थर्ड पार्ट का आंसर। फोर्थ पार्ट में क्या बोला, इफ यू बी इज इक्वल टू 25 कैलोरी व्हाट इज क्यू फॉर द प्रोसेस आई बी, मुझे सिर्फ आई बी वाला प्रोसेस देखना है। अगर मैं आई बी वाला प्रोसेस को दोबारा पी वी एक्सिस पे अगर ड्रॉ करूँ तो पी वी एक्सिस पे कैसा गिवन है, दिस इज माई वॉल्यूम एक्सिस एंड दिस वन इज माई प्रेशर एक्सिस, where the process IB is this one, this is B, this is point I and I am going in this direction। मुझे प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं दिया, मुझे सिर्फ ये दिया है कि B पॉइंट की इंटरनल एनर्जी पता है, B पॉइंट की इंटरनल एनर्जी पता है मुझे I पॉइंट की भी इंटरनल एनर्जी पता है, I वाले पॉइंट की इंटरनल एनर्जी पता है। सो यहाँ से अच्छा साथ में ऐसा करते हैं, हम इस पाथ को दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, एक बी से एफ जाने वाला भी है, बी से एफ। ये बताओ जो बी से एफ वाला जो कर्व है वो कौन सा कर्व है, आइसोकोरिक, बी से एफ कौन सा कर्व है, आइसोकोरिक, तो आइसोकोरिक का वर्क डन कितना होगा 0, सो वर्क डन फ्रॉम बी टू एफ विल बी इक्वल टू 0। अगर मैं टोटल वर्क की बात करूँ, वर्क फ्रॉम आई
बी एफ दैट कैन बी ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स। पहला वर्क फ्रॉम आई टू बी प्लस वर्क फ्रॉम बी टू एफ। बी टू एफ का वर्क कितना है 0, तो मुझे वर्क फ्रॉम आई टू बी पता चल गया जो किसके बराबर होगा वर्क फ्रॉम आई बी एफ। आई बी एफ का हमने वर्क कितना निकाला था देखो 10 कैलोरीज। सो मुझे वर्क डन फ्रॉम आई टू बी पाथ वो मुझे पता चल गया कितना वर्क डन फ्रॉम आई टू बी इज इक्वल टू 10 कैलोरी। मुझे यू आई पता है, यू आई की वैल्यू कितनी गिवन है क्वेश्चन में ऑलरेडी 20 कैलोरी। यू आई इज इक्वल टू 20 कैलोरी। और आपको फोर्थ पार्ट में दिया हुआ है दैट द इंटरनल एनर्जी एट द पॉइंट बी इज इक्वल टू 25 कैलोरी। इट इज इक्वल टू 25 कैलोरी। So definitely you can calculate the value of the heat exchange during the process. IB will be equal to how much? Delta U IB plus work done in IB. Delta U IB का मतलब क्या है? That potential energy of the final point minus potential energy of internal energy of the final point minus internal energy of the initial point plus work done from I to B. Values put करो 25 minus 20 plus 10, so it will be 15 calories, which is the answer to the fourth part. समझ में आया फोर्थ पार्ट का हमने आंसर कैसे निकाला? ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट एयर इज कंटेन्ड इन अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज शोन इन द फिगर विद अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। पिस्टन का आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है and an initial volume of 20 centimeter cube. Cc का मतलब 20 centimeter cube. The air is initially at a pressure of 1 atmosphere and temperature of 20 degree Celsius. So solution में अगर मैं लिखूँ तो मुझे initial pressure कितना गिवन है 1 atmosphere means 1.013 into 10⁵ Pascal. Initial temperature कितना गिवन है 20 degree Celsius. So 20 plus 273 will be 293 Kelvin. इनिशियल वॉल्यूम गिवन है 20 सेंटीमीटर क्यूब। सो 20 सेंटीमीटर क्यूब विल बी इक्वल टू हाउ मेनी लीटर्स? 20 सेंटीमीटर क्यूब को आप लीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो आपको इनिशियल वॉल्यूम पता चल जाएगा। खैर आगे इसने आपको दिया द पिस्टन इज कनेक्टेड टू अ स्प्रिंग हुज स्प्रिंग कांस्टेंट इज के, और के की वैल्यू कितनी गिवन है 10⁴ न्यूटन पर मीटर। एंड द स्प्रिंग इज इनिशियली अनडिफॉर्म्ड। स्प्रिंग इनिशियली क्या है अपनी नेचुरल पोजीशन पे। हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाइड टू द एयर टू इंक्रीज द प्रेशर टू 3 एटमॉस्फेयर। आपने क्या किया एयर को हीट करना शुरू किया। सो हीट करने से एयर क्या होगी हीटअप होगी। अगर हीटअप होगी तो क्या करेगी एक्सपेंड होने की कोशिश करेगी। अगर आप एयर को हीट कर रहे हो तो सबसे पहली बात क्या बोलोगी हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम। अगर सिस्टम हीट लेगी तो वो क्या होगा पॉजिटिव। जितनी भी हीट उसने ली उससे दो काम करेगी। एक तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स from first law of thermodynamics, you will say that whatever heat you are supplying to the system, it will be partly converted into change in internal energy of the system, means changing the temperature of the system. क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो जितनी आपने हीट सप्लाई की है उसका कुछ पार्ट तो कहाँ जाएगा इंटरनल एनर्जी में, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने में, और रिमेनिंग पार्ट कहाँ पे जाएगा वर्क करने में। वर्क क्या होता है पी डी वी, इंटीग्रल पी डी वी। मतलब आपकी जो सिस्टम की बाउंड्री है वो क्या करेगी एक्सपेंड करेगी। सिस्टम की बाउंड्री क्या करेगी एक्सपेंड करेगी। सिस्टम की बाउंड्री कौन सी एक्सपेंड कर सकती है? जो आपका सिलेंडर है उसकी वॉल्स तो फिक्स्ड हैं। कौन सी? जो सिलेंडर की ये साइड वॉल्स हैं, ये वाली साइड वॉल, ये वाली साइड वॉल और नीचे वाली वॉल, ये तीनों तो फिक्स है। मूवेबल कौन सा पार्ट है? सिर्फ ऊपर वाला जो पिस्टन है वो क्या है मूवेबल। तो ये वर्क कैसे करेगा पिस्टन को ऊपर की तरफ पुश करके। पिस्टन को अगर ऊपर की तरफ पुश करेगा तो जो मेरी स्प्रिंग है वो क्या होगी कंप्रेस होगी। मतलब गैस जो भी वर्क करेगा पिस्टन के ऊपर वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। स्प्रिंग कंप्रेस होगी तो स्प्रिंग अपने अंदर क्या करती रहेगी एनर्जी को स्टोर करती रहेगी। सो मान लो जो तुम्हारा पिस्टन है, जो पिस्टन है वो तुम्हारा मूव करके एक्स डिस्टेंस ऊपर की तरफ आ गया। पिस्टन ऊपर की तरफ कितना डिस्टेंस मूव किया एक्स। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा मुझे बताओ। चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा माइनस इतने पोर्शन का, इतने पोर्शन का ही तो वॉल्यूम चेंज होगा ना। ठीक है, ये कितना आएगा एरिया इंटू लेंथ। वॉल्यूम कितना होगा एरिया इंटू लेंथ। सो इतने पोर्शन का डेल्टा वी कितना आएगा ए एक्स, ए इंटू एक्स। समझ में आया?
ठीक है, तो मुझे डेल्टा वी पता चल गया. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट हाउ मच हीट मस्ट बी एडेड टू एयर टू इंक्रीज द प्रेशर टू 3 एटमॉस्फेयर. आपने प्रेशर कितना कर दिया, 3 एटमॉस्फेयर. तो मुझे ये बताओ, आपको इनिशियल प्रेशर पता है, फाइनल प्रेशर कितने, 3 एटमॉस्फेयर. इफ फाइनल प्रेशर इज 3 एटमॉस्फेयर, तो चेंज इन प्रेशर कितना मिला आपको, डेल्टा पी, मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल इज 2 एटमॉस्फेयर. 2 एटमॉस्फेयर का आपको प्रेशर चेंज करने. इस प्रेशर की वजह से पिस्टन जो है उसके ऊपर अपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. तो व्हाट इज द फोर्स exerted on the piston by the gas? Force exerted on piston by gas will be equal to pressure into area. Will be equal to pressure into area. Pressure कितना है, 2 एटमॉस्फेयर, so it will be 2 into 10⁵ पास्कल approximately. वैसे तो हमें पता है कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01325 पास्कल, which I am approximately taking as into 10⁵ पास्कल into 10⁵ पास्कल, which I am approximately taking as 10⁵ पास्कल. तो यहाँ पे मैंने 2 एटमॉस्फेयर को कितना लिख लिया, 2 into 10⁵ पास्कल. दिस इज प्रेशर. और एरिया आपको कितना गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट द क्रॉस सेक्शन एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, प्रेशर को इसमें कन्वर्ट करेंगे मीटर स्क्वायर में. सो इट विल बी 4 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर. सो फोर्स कितना आएगा आपके पास, 80 न्यूटन. इतना फोर्स आपके पिस्टन के ऊपर लगाए. अगर पिस्टन के ऊपर आपने इतना फोर्स लगाया तो पिस्टन कंप्रेस कितना होगी, कंप्रेशन इन स्प्रिंग कितना आएगा, कंप्रेशन इन स्प्रिंग एक्स कितना आएगा, फोर्स अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट. फोर्स कितना है, 80 न्यूटन एंड स्प्रिंग कांस्टेंट फॉर 10⁴ न्यूटन पर मीटर. सो आपको कितनी वैल्यू मिलेगी, 0.008 मीटर. तो आपकी स्प्रिंग कितनी कंप्रेस हुई है, 0.008 मीटर, और यू कैन से 8 मिलीमीटर. कितना, 8 मिलीमीटर. अब यहाँ से देखो, जो हमने चेंज इन वॉल्यूम लिखा था, वो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ गैस डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ द पिस्टन मल्टीप्लाइड बाय द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन. और पिस्टन कितना डिस्प्लेस हुआ है, जितनी आपकी स्प्रिंग कंप्रेस हुई है. सो चेंज इन वॉल्यूम कितना आएगा यहाँ से, डेल्टा वी विल बी इक्वल टू एरिया इज 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो इन मीटर स्क्वायर इट विल बी 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर multiplied by 0.008 meter. So change in volume will become 3.2 into 10⁻⁻6 meter cube. 3.2 into 10⁻⁻6 meter cube. इतना आपको चेंज इन वॉल्यूम मिल गया. इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन था, 20 सेंटीमीटर क्यूब. इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन था, 20 सेंटीमीटर क्यूब. तो उसको भी हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फाइनल चेंज इन वॉल्यूम किस में आया है, मीटर क्यूब में. सो इनिशियल वॉल्यूम जो आपका 20 सेंटीमीटर क्यूब गिवन था, यू कैन राइट इट एज 20 into 10⁻⁻6 meter cube. 20 into 10⁻⁻6 meter cube. So initial volume plus change in volume will give you the final volume. Initial volume plus change in volume will give you the final volume. तो बताओ फाइनल वॉल्यूम कितना आएगा, फाइनल वॉल्यूम ऑफ गैस will be equal to initial volume plus change in volume. सो इनिशियल वॉल्यूम कितना गिवन है, 20 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. और चेंज इन वॉल्यूम कितना है, 3.2 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. सो द फाइनल वॉल्यूम विल बिकम 23.2 into 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. दिस विल बी योर चेंज इन वॉल्यूम. अब जो आपकी गैस है वो आपको क्या गिवन है, आइडियल गैस. क्वेश्चन में देखो, इतने साथ में तुम्हें बोला है एयर. एयर को हम क्या कंसिडर करेंगे, आइडियल गैस. आइडियल गैस के लिए P1 V1 by T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 by T2. सो यू विल राइट कंसिडरिंग एयर एज आइडियल गैस. कंसिडरिंग एयर एज आइडियल गैस, यू विल से P1 V1 by T1 शुड बी इक्वल टू P2 V2 by T2. जहाँ पे 1 वाली स्टेट क्या बता रही है, इनिशियल स्टेट, और 2 वाली स्टेट क्या बता रही है, फाइनल स्टेट.
So my final temperature T2 will be equal to how much? P2 V2 into P1 upon P1 V1. मुझे फाइनल प्रेशर पता है 3 एटमॉस्फेयर, फाइनल वॉल्यूम मुझे पता है कितना 23.2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब. Initial temperature is 293 Kelvin, initial pressure is 1 atmosphere and the initial volume is 20 centimeter cube. So putting all the values, you can write it as V2 upon P1 into V2 upon V1 multiplied by T1. So it will be 3 upon 1 multiplied by 23.2 upon 20 into 293. So my final temperature will come out to be 1020 Kelvin. फाइनल टेम्परेचर पता चल गया, ठीक है. अगर मुझे फाइनल टेम्परेचर पता चल गया, अब मैं निकाल सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू. फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑलवेज एन सी वी डेल्टा टी. कितना होगा? एन सी वी डेल्टा टी. नाउ द स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज गिवन एज, यूनिट देखो इसकी यूनिट कितनी दी है, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस, जूल्स पर केजी डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पे हम अपने इंटरनल एनर्जी के फॉर्मूले को मॉडिफाई करके एम सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. जब आपको स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट की वैल्यू यूनिट जूल पर मोल केल्विन दी होती तो आप डेल्टा यू को क्या बोलते? एन सी वी डेल्टा टी. लेकिन अगर आपको पोटेंशियल चेंज इन इंटरनल एनर्जी अगर आपको निकालना है, जब आपको सी वी की वैल्यू गिवन होगी जूल पर के जी केल्विन, तो हम नंबर ऑफ मोल्स की जगह क्या रिप्लेस कर देंगे? मास ऑफ द गैस. क्या ले लेंगे? मास ऑफ द गैस. सो द मास ऑफ द गैस विल बी गिवन. हमें मॉलिक्यूलर मास पता है कितना है? 28.97 ग्राम्स. दिस इज द मॉलिक्यूलर मास. अगर मॉलिक्यूलर मास पता है तो वहाँ से हम मास निकाल सकते हैं गैस का, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स भी हमें पता है. नंबर ऑफ मोल्स n कितना होगा? P1 V1 अपॉन n T1. वहाँ से हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएंगे. नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास विल गिव यू द गिवन मास ऑफ द गैस. सो जो गिवन मास जो आएगा जब आप उसको कैलकुलेट करेंगे, दैट विल कम आउट टू बी 2.38 इंटू 10⁻⁵ kg. So it will be 2.38 इंटू 10⁻⁵ kg. ये तो आ गया मास. सी वी की वैल्यू आपको गिवन है 718 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी, जहाँ पे डेल्टा टी कितना होगा? इनिशियल फाइनल टेम्परेचर विच इज़ 1020 माइनस इनिशियल टेम्परेचर विच इज़ 293 केल्विन. तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आपके पास आएगा 12.42 जूल. इट विल कम आउट टू बी 12.42 जूल. आगे देखो, अगर हमें डेल्टा यू पता चल गया, क्या पता चल गया? डेल्टा यू. मुझे ये भी पता है कि जब मेरा पिस्टन ऊपर की तरफ मूव किया था, इधर देखो मेरा पिस्टन कहाँ पे मूव किया है? अपर डायरेक्शन में. पिस्टन अगर अपर डायरेक्शन में गया है तो तुम्हारी गैस ने पिस्टन के अगेंस्ट वर्क किया होगा, और जितना वर्क तुम्हारी गैस ने किया होगा उतना ही वर्क तुम्हारे स्प्रिंग के अंदर स्टोर हुआ होगा. सो वर्क डन बाय द गैस कैन बी गिवन एज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. तो हम उसको लिख लेंगे वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू डेल्टा पी ई फॉर स्प्रिंग. तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना आएगा बताओ? हाफ के एक्स स्क्वायर. सो वर्क डन बाय द गैस विल बी इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर. वैल्यूज पुट करो. के कितना गिवन है? 10⁴ न्यूटन पर मीटर. और कंप्रेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना आया था? 0.008 मीटर का स्क्वायर. सो वर्क डन बाय द गैस जब आप इसको कैलकुलेट करोगे दिस विल कम आउट टू बी 0.32 जूल. इट विल बी 0.032 जूल. अब मुझे सब कुछ पता चल गया गैस के बारे में कि गैस की पोटेंशियल इंटरनल एनर्जी कितनी चेंज हुई है? 12.42 जूल. और गैस ने वर्क कितना किया है? वर्क डन बाय द गैस है तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा. वर्क डन बाय द गैस विल बी पॉजिटिव, क्योंकि गैस क्या हुई है? एक्सपेंड हुई है. गैस क्या हुई है? एक्सपेंड हुई है. इसलिए वर्क डन बाय द गैस क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए. चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस है 12.42 जूल. तो अब मुझे बताओ, तुम गैस का हीट एक्सचेंज निकाल सकते हो सराउंडिंग के साथ. सो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स you will say that delta Q is equal to delta U plus W. डेल्टा U कितना है? 12.42 जूल्स. और वर्क डन कितना है? 0.032 जूल्स. सो चेंज इन द हीट कंटेंट ऑफ द गैस विल बिकम 12.4. Sorry, this is not 0.032, it is 0.32 joules.
so it will become 12.74. It will become 12.74 joule. This is the answer to the problem. क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया था, that you have to calculate the heat given so that the air will increase the pressure to 3 atmosphere. तो अगर आप एयर को इतनी हीट अगर प्रोवाइड करोगे ना, तो उसका कुछ पार्ट तो किस में गया, टेम्परेचर बढ़ाने में, और रिमेनिंग पार्ट किस में गया, वर्क डन करने में स्प्रिंग के अगेंस्ट. समझ में आई बात? तो हमने उल्टे तरीके से निकाला. हमने पहले निकाल लिया कि उसका टेम्परेचर कितना चेंज होगा, फिर हमने निकाल लिया उसका वर्क कितना होगा, दोनों को ऐड किया तो हमें ये पता चल गया हमें कितनी हीट सप्लाई करनी चाहिए. और ये हीट भी क्या है, पॉजिटिव आई है. इट मीन्स हीट इज सप्लाई टू द सिस्टम, हीट इज गिवन टू द सिस्टम. समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर गिवन that consider the cyclic process A, B, C, A as shown in the figure performed by a sample on 2 moles of an ideal gas. Number of moles कितने given है, 2, और गैस कौन सी given है, ideal gas. A total of 1200 joules of heat is withdrawn from the sample in the process. तो अगर मैं देखूंगा तो number of moles कितने given है, 2, और कितनी heat exchange हुई है पूरे process में, withdraw किया मतलब heat is given by the system which is taken as negative, so it will be minus 1200 joules. अच्छा, पूरी साइकिल कंप्लीट हुई है तो पूरी साइकिल के लिए मैं बोल सकता हूँ चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस विल बी 0. किसके लिए? फॉर साइक्लिक प्रोसेस. फॉर द साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस अंडरगॉन बाय द गैस इन अ साइकिल, मतलब इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट दोनों क्या होगी, सेम. तो वहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना आएगा, 0. तो मुझे वर्क डन पता चल गया कितना आया, माइनस 1200 जूल फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. आप क्या बोलोगे, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू. डेल्टा यू कितना है, 0. किसके लिए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए. सो यू विल से दैट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन हीट कंटेंट. हीट कितना चेंज हुआ है, माइनस 1200 जूल्स. सो वर्क भी कितना आएगा, माइनस 1200. यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो करेगा, वर्क इज डन ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, और सिस्टम क्या है आपका, गैस. देन यू हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग द पार्ट BC. मुझे सिर्फ BC वाले पार्ट का वर्क निकाल लो, मुझे कंप्लीट प्रोसेस का वर्क पता है. अगर मुझे कंप्लीट प्रोसेस का वर्क पता है तो इस वर्क को मैं बोल सकता हूँ दिस वर्क कैन बी गिवन एज वर्क डन ड्यूरिंग द पार्ट AB प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पार्ट BC प्लस वर्क डन ड्यूरिंग द पार्ट CA. ठीक है, 3 पार्ट्स में मैंने इसको ब्रेक कर लिया. इधर देखो, जो तुम्हारा प्रोसेस CA है वो कौन सा प्रोसेस है, ये आपको TV कर दिए. कौन सा कर दिए, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर दिया है. लेकिन जो CA वाला प्रोसेस जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है. CA वाला प्रोसेस कौन सा है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. तो उसको क्या बोलोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस. वो कौन सा प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक. सो CA के दौरान आपका वॉल्यूम क्या रहा, कांस्टेंट. तो आप कौन सा प्रोसेस बोलोगे, आइसोकोरिक प्रोसेस. और आइसोकोरिक प्रोसेस का वर्क कितना होता है, 0. सो वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस C to A विल बी इक्वल टू 0. वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस फ्रॉम C to A विल बी इक्वल टू 0. और देखो आगे देखते हैं, हमें C से A वाला तो वर्क मिल गया. अब हमें कौन सा वर्क निकालना है, A से B वाला. अगर मैं वर्क निकाल दूँ तो मुझे ओवरऑल वर्क में से बाकी दोनों वर्क्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दूँगा तो मुझे अपनी एक्चुअल इक्वेशन पता चल जाएगी, एक्चुअल वर्क पता चल जाएगा जितना भी मुझे करना होगा. अच्छा, वर्क डन फ्रॉम A to B कैसे निकालोगे, A से B अगर देखोगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन. A से B वाला जो आपका वर्क है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है. सो फॉर A-B process, you will say that temperature is directly proportional to volume. The temperature is directly proportional to volume. लेकिन अगर आइडियल गैस होती तो आइडियल गैस के लिए क्या बोलते तुम कि PV should be equal to nRT. मीन्स वॉल्यूम कितना आता, nR/P into T. अब दोनों को कंपेयर करो तो तुम बोलोगे अगर टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम आ रहा है तो वो कब होगा, जब प्रेशर कांस्टेंट रहा होगा. क्योंकि जब प्रेशर कांस्टेंट रहेगा तो ब्रैकेट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट. तभी तुम बोलोगे ना कि तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया. इट मीन्स AB वाला प्रोसेस कौन सा रहा होगा, आइसोबारिक प्रोसेस. सो इस दौरान प्रेशर क्या रहा, कांस्टेंट. तो प्रोसेस कौन सा हुआ, आइसोबारिक प्रोसेस. AB वाला प्रोसेस कौन सा हो गया, आइसोबारिक प्रोसेस. आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कितना आता है, इंटीग्रल P dV. प्रेशर कांस्टेंट है तो वो इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा. और dV कितना लिख लेंगे, P डेल्टा V. P डेल्टा V मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम ऑफ द B पॉइंट माइनस वॉल्यूम ऑफ द पॉइंट A, विच कैन बी रिटन एज प्रेशर ऑफ द PB माइनस P इंटू VA.
अब देखो मैं यहाँ पे इसको साथ में ऐसे लिख सकता हूँ क्या, मेरा प्रेशर पूरे प्रोसेस के दौरान कांस्टेंट है, तो जहाँ पे मेरा वॉल्यूम बी आया है वहाँ पे प्रेशर भी बी का रहा होगा, और जहाँ पे मेरा वॉल्यूम ए का है वहाँ पे प्रेशर भी ए का रहा होगा. अगेन यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन आई कैन से दैट पी बी इंटू वी बी शुड बी इक्वल टू एन आर टी बी and PAVA should be equal to NRTA, which will give you NRPV minus TA. क्या मिल जाएगा, NRTV माइनस TA. मुझे B पॉइंट का टेम्परेचर पता है, सॉरी B पॉइंट का मुझे टेम्परेचर पता है, कितना है वो, इधर से देखो B पॉइंट का टेम्परेचर कितना गिवन है 500 केल्विन. एंड सिमिलरली मुझे A पॉइंट का भी टेम्परेचर पता है जो कितना है 300 केल्विन. दोनों की वैल्यूज पुट करेंगे तो हमें वर्क डन इन द प्रोसेस ए भी पता चलेगा. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन थे 2, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314, बी पॉइंट का टेम्परेचर 500 केल्विन, ए पॉइंट का टेम्परेचर 300 केल्विन. सो वर्क डन इन द प्रोसेस ए टू बी विल कम आउट टू बी 3324 जूल्स. 3324 जूल्स. मुझे ए बी वाला वर्क मिल गया, ऊपर मुझे सी ए का वर्क मिल गया था. तो वापस आओ इस वाली इक्वेशन पे. अगर हम इस वाली इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे हमने ये लिखा था. अब बताओ मुझे यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है. टोटल वर्क कितना गिवन है आपको प्रोसेस का, हमने निकाला था -1200 जूल. सो इट विल बी -1200 शुड बी इक्वल टू वर्क डन इन द ए बी विच इज इक्वल टू 3324 plus work done in the process BC which I have to find out plus work done in the process C2A which is equal to 0. So the work done in the process B to C will be equal to -1200 minus 3324. So that will be equal to -4524 joules. समझ में आया. तो हमें B से C वाला जो प्रोसेस है उस दौरान वर्क मिल गया. अब वो वर्क क्या है नेगेटिव. तो नेगेटिव वर्क से हमें पता है क्या चला कि वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम. समझ आई बात. ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या गिवन है दैट यू आर शोन द वेरिएशन इन इंटरनल एनर्जी U with the volume V of 2 moles of an ideal gas in a cyclic process A, B, C, D, A. Now साइक्लिक है तो जीरो हो जाएगा ना. हाँ साइक्लिक प्रोसेस है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होगा 0. फिर इसने क्या दिया द टेम्परेचर ऑफ द गैस एट बी एंड सी आर 300 500 केल्विन एंड 300 केल्विन रिस्पेक्टिवली. देन यू हैव टू कैलकुलेट द हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस ड्यूरिंग द प्रोसेस. हमें इस पूरे प्रोसेस के दौरान हीट एब्जॉर्ब निकालना है. ठीक है, और ये देखिए कैसे करेंगे. नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपको, और गैस कौन सी गिवन है आइडियल गैस. गैस कौन सी गिवन है आइडियल गैस. सबसे पहले अगर मैं इस प्रोसेस का टोटल वर्क निकाल लूँ, तो साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या है 0. तो मुझे क्या पता चल जाएगा फ्रॉम फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स द हीट एक्सचेंज, द हीट एब्जॉर्ब या हीट गिवन बाय द सिस्टम वो निकलेगा. तो इंडिविजुअली हर प्रोसेस के लिए अगर मैं वर्क निकाल लूँ और उन सबको अगर मैं ऐड कर दूँगा तो मुझे टोटल वर्क मिल जाएगा जहाँ से मैं अपना डिज़ायर्ड चीज़ निकाल सकता हूँ. तो आइए सबसे पहले हम प्रोसेस देखते हैं बी सी वाला. अगर तुम प्रोसेस ए टू बी और प्रोसेस सी टू डी की अगर बात करोगे, चलो पहले हम इन दोनों प्रोसेस की बात करते हैं. कौन सा प्रोसेस ए टू बी. तो इस प्रोसेस के दौरान मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है 0, क्योंकि इंटरनल एनर्जी क्या रही कांस्टेंट. सिमिलरली सी टू डी वाला जो प्रोसेस है उस दौरान भी मेरी चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी है 0. सो आई विल से इन प्रोसेस A to B and C to D डेल्टा U इज इक्वल टू 0. अगर डेल्टा U 0 है तो डेल्टा U होता कितना है NCV डेल्टा T. मतलब डेल्टा T भी कितना आएंगे इन दोनों प्रोसेस के लिए 0. तो उसका मतलब क्या होगा टेम्परेचर ऑफ पॉइंट A शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पॉइंट B विच इज गिवन एज 500 केल्विन. सिमिलरली टेम्परेचर ऑफ पॉइंट C शुड बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ पॉइंट D विच विल बी 300 केल्विन. ठीक है, अच्छा अब मुझे इन दोनों प्रोसेस के दौरान वर्क डन निकालना है. तो वर्क डन कितना होगा इंटीग्रल पी डी वी. वर्क डन कितना होगा इंटीग्रल पी डी वी. और आइडियल गैस इक्वेशन के लिए पी वी इक्वल टू एन आर टी से ये दोनों आइसोथर्मल प्रोसेस हो गए. जैसे ही हमारा हर
हर पॉइंट का डेल्टा टी क्या हुआ, 0 हुआ। हर पॉइंट का डेल्टा टी कितना है, 0। और तुम अगर कोई भी रैंडमली 2 पॉइंट भी अगर देखो, एक पॉइंट तुमने लिया ये वाला, एक पॉइंट तुमने लिया ये ब्लैक कलर वाला, और इसके जस्ट एडजेसेंट वाला पॉइंट लिया, तो इन दोनों पॉइंट के लिए भी डी यू कितना होगा, 0। डी यू 0 हुआ तो डी टी भी कितना होगा, 0। तो मेरा डी टी भी 0 है और डेल्टा टी भी 0 है। डी टी भी 0 है और डेल्टा टी भी 0 है। तो ये मेरा कौन सा प्रोसेस हो गया, ट्रू आइसोथर्मल कर्व। कौन सा प्रोसेस हो गया, ट्रू, मतलब एक्चुअल तुम्हारा आइसोथर्मल प्रोसेस हुआ है। आइसोथर्मल प्रोसेस का वर्क तुम्हें पता है कितना आता है, nRT ln V final upon V initial, which can also be given as nRT ln P initial upon P final। ठीक है, तो देखो अब तुम्हें मैं वॉल्यूम वाली टर्म अगर यूज़ करूँ तो वर्क डन इन द प्रोसेस A to B, वर्क डन इन द प्रोसेस A to B विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ मोल्स इज 2, R की वैल्यू कितनी है 8.314, टेम्परेचर कितना है AB के दौरान 500 केल्विन, नेचुरल लॉग ऑफ फाइनल वॉल्यूम इज 2V0, इनिशियल वॉल्यूम इज V0। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास वर्क डन इन द प्रोसेस A to B विल कम आउट टू बी 1000 R ln 2। मैं आई एम नॉट सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ R, मैंने R को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R की वैल्यू को R ही रखा है। सिमिलरली you will also say that the work done during the process C to D, work done during the process C to D will be equal to N R, temperature is 300 Kelvin, natural log of initial volume is, sorry, final volume is V0 and the initial volume is 2V0। initial volume आपको कितना गिवन है, 2V0। इसकी वैल्यू को पुट करोगे so you will get -600 R ln 2, -600 R ln 2। ठीक है, अच्छा आगे देखो, जो मेरा प्रोसेस B2C है, B2C वाला प्रोसेस और दूसरा प्रोसेस D2A, इन दोनों प्रोसेस के दौरान मेरा वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट। इन दोनों प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम क्या रहा है, कांस्टेंट। तो देखो हम आगे क्या लिखेंगे, विल राइट फॉर प्रोसेस BC and DA, change in volume is 0 as well as the infinitely small change in volume is also equal to 0। तो आपका प्रोसेस कैसा हुआ है, ये दोनों प्रोसेस कौन से हैं आपके, आइसोकोरिक प्रोसेस, दीज आर आइसोकोरिक प्रोसेस। और आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए तुम्हारा वर्क डन कितना होता है, वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इट मीन्स वर्क डन इन द प्रोसेस BC and the work done in the process DA, both of them will be equal to how much, 0। अब बताओ, हमें पूरे प्रोसेस का अगर वर्क निकालना है, अगर हमें कंप्लीट प्रोसेस का वर्क निकालना है तो कंप्लीट प्रोसेस का वर्क कितना होगा, वर्क डन इन A B C D A विल बी इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA। DA का वर्क कितना है, 0। BC का वर्क कितना है, 0। AB और CD का हमने वर्क ऊपर निकाल लिया। AB का वर्क कितना है, 1000 R ln 2, CD का वर्क कितना है, -600 R ln 2। वैल्यूज पुट करो सो इट विल बी 1000 R ln 2 -600 R ln 2, सो द नेट वर्क विल बी 400 R ln 2। यहाँ तक हमने निकाल लिया। अच्छा, साथ में हम लिखेंगे क्या, फॉर साइक्लिक प्रोसेस, for cyclic process you know that change in internal energy is equal to 0। साइक्लिक प्रोसेस के लिए पूरे साइकिल की चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी आएगी, 0। लास्ट, अब बताओ मुझे, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, you will say from first law of thermodynamics delta Q should be equal to delta U plus W। और अगर मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक साइकिल के लिए यूज़ करूँ, सो फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा U कितना हो जाएगा, 0 साइक्लिक प्रोसेस के लिए। सो डेल्टा Q शुड बी इक्वल टू द नेट वर्क डन इन द साइकिल, और वो नेट वर्क डन कितना गिवन है, 400 R ln 2। सो द हीट चेंज विल बी इक्वल टू 400 R ln 2। पॉजिटिव साइन क्या बता रहे हैं कि हीट is given to the
सिस्टम या तो सिस्टम को हीट दिए या फिर क्या बोल सकते हो, सिस्टम ने हीट एब्जॉर्ब की है, सिस्टम हैज एब्जॉर्ब हीट। सो आपको आंसर मिल गया कितना, 400 R ln 2।